नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आज फिर से कोरोना के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डीआरडीओ की नई दवा के बारे में, जिसको डीसीजीआई ने इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा से हल्के लक्षणों वाले मरीज का इलाज किया जाएगा और ये खबर कोरोना काल में किसी खुशखबरी से कम नहीं है। राहत की बात तो यह है कि एमपी और छत्तीसगढ़ से भी एक राहत की खबर ये आ रही है। कोरोना की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। एमपी में बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 11,598 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण 90 मरीजों की जान गई है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कोरोना की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 12,239 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 223 मरीजों की जान कोरोना के कारण गई है। हालांकि कोरोना का असर अब लोगों के दिमाग पर भी हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा लोग इस वक्त मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिन्हें अपनों को खोया है, वो अपने को खोने के गम में है। कोरोना की घटती रफ्तार और डीआरडीओ की नई दवा दिमागी परेशानी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। साथ ही उनसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे कोरोना से मानसिक तौर पर आखिर कैसे निपटा जाए। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे और कुछ खास मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे। वहीं देखिए, कोरोना की चाल पूरे देश को परेशान कर रही है। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू ही एकमात्र विकल्प दिख रहा है। खास बात तो यह है कि कोरोना कर्फ्यू के कारण ही संक्रमण की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन में ये 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंदौर, बालाघाट, कानपुर, मुरादाबाद, जम्मू कश्मीर और उधमपुर और तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें, जहां पर कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन लागू है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इन तमाम कोशिशों का असर भी दिख रहा है। घर में लोगों के रहने के कारण कोरोना की चेन टूट रही है और आप सभी से हम यही अपील कर रहे हैं कि बेवजह घर के बाहर न निकले। कोरोना को हराने के लिए सभी के सहयोग की इस वक्त जरूरत है और सभी लोग साथ मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर, कानपुर, बालाघाट, जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें, जहां पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन हो रहा है, कोरोना नियमों का पालन हो रहा है। मुरादाबाद की भी तस्वीरें देखिए, सड़कें सूनी हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं ये बानगी है कि लॉकडाउन का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है और ये एक अच्छी खबर भी है। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो डीआरडीओ की नई दवा आई है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रूमा जी आपका। डॉक्टर एसके सक्सेना जी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। योगी यति योगाचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके साथ ही मेरे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुभम से हम ताज़ा हालातों के बारे में चर्चा करते हैं। शुभम, ये बताया कि मध्य प्रदेश से अच्छी और राहत भरी खबर ये आई है कि संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। ताज़ा हालात क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है मध्य प्रदेश की? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, रोज़ाना ही मध्य प्रदेश में 12 से 14,000 मामले आ रहे हैं। हालांकि कल की आप बात करेंगे, जो हेल्थ बुलेटिन है 11,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वही रोज़ाना ही जो स्वस्थ हो रहे थे मरीज़, वो भी तकरीबन 11-12 हज़ार हो रहे थे। हालांकि कल 4,000 से ज़्यादा मरीज़ स्वस्थ हुए हैं। एक थोड़ा सा डराने वाला ये आंकड़ा है, जहां पर मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ाना मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा मौतें हो रही है। कल भी 90 मौतें हुई है। एक ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं करिश्मा, तो इस वक्त जो वैक्सीनेशन को लेकर सरकार इतना जोर दे रही है वो उतना तेज़ी से नहीं चल रहा है। जो 18+ एज वाले लोग हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तकरीबन सबका हो चुका है, मगर शेड्यूल नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं लग रही है, लंबी कतारें हैं। और सरकार, आप देखिए कि जो पहला दिन था 5 मई, उस दिन सिर्फ और सिर्फ भोपाल में 100 डोज लगे थे और रोज़ाना ही कुछ इसी तरह के हालात हैं। तो इसे हमें थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर लानी होगी, क्योंकि एक तरफ सरकार जहाँ पर यह कह रही है कि वैक्सीन ही इस वक्त एक अच्छा उपाय है, आप तमाम तरह की सावधानियाँ रखें, मगर जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो लोग संक्रमित हुए हैं, अगर दोनों डोज लगने के बाद भी हो गए हैं, तो वो उन्हें ज़्यादा कोरोना ने अफेक्ट नहीं किया है, वो स्वस्थ रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है
देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी उम्र 88 वर्ष थी, दोनों डोज लग चुके थे, एम्स में एडमिट रहे, 10 दिन के बाद स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग भी खासे उत्साहित हैं और वो भी चाहते हैं कि वैक्सीन लगे, मगर दूसरी ओर सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। तो एक चीज़ ग्राउंड पर यही नज़र आ रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो उस तेज़ी से नहीं चल रहा है, उस रफ्तार उसमें वो नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ से ज़्यादा जनता है, 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हो चले हैं। ऐसे में अभी तक 80 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो अभी आंकड़ा ये काफ़ी कम है करिश्मा, लिहाजा सरकार से यही अपील है, हालांकि सरकार भी यही कह रही है कि हमारे पास डोजेज़ नहीं आ रहे हैं, जो ऑर्डर दिया था सीरम इंस्टीट्यूट को वो हमारे पास नहीं आ सका, इसलिए 1 मई से भी शुरू नहीं हो सका। तो ये एक सबसे बड़ा इस वक्त संकट है मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर कि ज़्यादा हमारे पास वैक्सीन के डोजेज़ नहीं है। अगर ये वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो जाए, अगर इस 1 महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें तो मध्य प्रदेश की स्थिति और भी बेहतर हो। ठीक है शुभम, एक संक्षिप्त में मुझे जवाब दीजिएगा। DRDO की तरफ से एक नई मेडिसिन को मंजूरी मिलने की यहाँ पे बात कही जा रही है, इसको लेकर कुछ मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट है? देखिए, बिल्कुल इससे मध्य प्रदेश भी खुश होगा, क्योंकि एक तरफ हमने देखा मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर किस तरह का संकट था, मगर अब DRDO ये दावा कर रहा है कि अब इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक रहेगा। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोग भी यही चाह रहे थे कि कुछ इस तरह के मेडिसिन आए जिससे कि लोगों को जो है वो मदद हो सके। ठीक है शुभम, इसको हम ज़्यादा समझेंगे। डॉक्टर SK सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में। डॉक्टर SK सक्सेना जी, बहुत स्वागत है सर आपका। समझना चाहूँगी आपसे इसी मेडिसिन के बारे में। कहा जा रहा है एक राहत भरी खबर कोरोना काल में, जहाँ एक और मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऐसे में ये मेडिसिन काम करेगी मरीज के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है और यदि ये कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि अभी ये प्रारंभिक रूप से अभी आई है और इसका मेजॉरिटी में इसका उपयोग नहीं हुआ है जी। इसलिए जब तक ये मासेस के ऊपर इसका उपयोग नहीं होता है और इसके गुण और दोष नहीं देखे जाते, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कितनी लाभप्रद होगी। लेकिन ये तय है कि DRDO ने इसको यदि इन्वेंट किया है तो DRDO एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर आंख मीच के विश्वास किया जा सकता है। क्यों? कि वहां पे जो भी होती है उसकी हर तरह से उसकी गुण दोष को मापा जाता है जी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये पाउडर फॉर्म में है, इसको लेने में किसी कठिनाई नहीं होगी और ये आसानी से पूरे भारत में उपलब्ध हो सकती है, गांव-गांव तक मिल सकती है, इसमें कोई कालाबाजारी की गुंजाइश नहीं रहेगी और जन साधारण को ये सुलभ हो जाएगी। और यदि सुलभ होती है तो इससे सारे भारत में ये मान के चलिए कि आप बच्चों से लेकर बड़े तक सबको एक तरह की इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी और जो ऑक्सीजन, पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन का जो अभी केओस मचा हुआ है, उससे काफी रिलीफ मिलेगा। चलिए ठीक है, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और जब ये दवाई मरीजों को दी जाएगी तो क्या रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं। बने रहे मेरे साथ योगी यति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि इस वक्त योग ही एक बड़ा सहारा है और ये कहा जा रहा है कि जिसने योग किया, ये नहीं कि उसको संक्रमण नहीं होगा, लेकिन वो घातक संक्रमण नहीं होगा, वो सिवियर संक्रमण नहीं होगा और जो लंग्स तक जो बीमारी पहुंच रही है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो योगा किस तरीके से मददगार साबित होने वाला है इस समय? जी करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो योग है, योग सबसे पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे ही काम करना शुरू करता है। कोई भी आसन ले लीजिए आप, कोई भी प्राणायाम, ये हमारे श्वासों की गति को नियंत्रण आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अभी देखिए आप कितना बुरा हाल हम देख रहे हैं इस देश में जो चल रहा है कोरोना की वजह से। बहुत जगह पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। बशर्ते अगर हम लोग सारे जागरूक हो जाते हैं और हम लोग नियमित रूप से घर पर ही आसन और प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राणायाम बखूबी अपने आप में एक ऑक्सीजन है और हमारे लंग्स को केवल आवश्यकता ऑक्सीजन की है, जिसको योग की भाषा में हम प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं। तो अगर नियमित अभ्यास से आप प्राणायाम करते हैं, नियमित, और मैं ये भी मानना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर माना कि आप संक्रमित हो चुके हैं
अगर आपको पता लग रहा है अर्लियर स्टेज पे कि मेरे को सिर में दर्द है या गले में हल्का सा रनिंग नोज है, तो आप तुरंत ही उसका उपचार शुरू कर दें। कुछ लोगों के अंदर मैंने ऐसी चीज भी देखी है कि वो लोग लापरवाही कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, इसको ऐसे इस तरीके से कर लेंगे, बट होता क्या है, उससे दूसरे लोग भी संक्रमित होते जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये ज़रा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आप बने रहे मेरे साथ। इस वक्त डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रूमा, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब कोरोना का असर तो हो ही रहा है शरीर पर, लेकिन दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें डिप्रेशन, लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। कुछ केस तो ऐसे हैं, इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया है कि अगर थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, हालांकि वो अगर कोरोना भी ना हो, लेकिन उसको भी लोग कोरोना मान रहे हैं। तो इस वक्त आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोविड-19 पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव अभी भारत में अपने पीक पे लगभग चल रहा है, इससे लगभग 2% जनता तो शायद कोविड-19 से ग्रसित है, लेकिन 40 से 50% जनता जो है मानसिक रूप से कोविड से ग्रसित है। यानी कोविड का डर, घबराहट, नकारात्मक सोच, फोबिया होना, पैनिक अटैक्स आना, नींद नहीं आना, ये सारी चीजों से लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जागरूक रहना है, हमें सतर्क रहना है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करनी है, डबल मास्क होना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना है, हाइजीन मेंटेन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन ये तो फिजिकली बात हो गई, लेकिन मेंटली हम कैसे जो है सकारात्मक रहें, मेंटली हम कैसे स्ट्रांग रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी सारे दर्शकों से, आप लोग के माध्यम से, कि नींद की प्रक्रिया जो है वो भरपूर होनी चाहिए और समय पे होनी चाहिए। नींद जो है एडल्ट्स को एटलीस्ट 8 घंटे की नींद की जरूरत है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो आपको 8 घंटे डीप स्लीप जरूरी है। बच्चों को थोड़ी और ज्यादा जरूरत है और बुजुर्गों को नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। मस्तिष्क का जो निद्रा का जो साइकिल है वो रात को 9 से 10 के बीच में और सुबह 5 से 6 के बीच होता है। तो ये रात को 9 से 10 के बीच में सोने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और घर में जितने लोग मौजूद हैं, जरूरी है कि सब लोग घर के कामों में भी अपना हाथ बटाए। वो भी एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग डेवलप करने में मदद करती है और किसी एक पे उसका दबाव नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होने पे फिर घरों में लोगों में चिड़चिड़ाहट भी देखने को आती है। ठीक है। समय पे सोएं, समय पे उठे, एक्सरसाइज करे, पौष्टिक भोजन ले, घर का पका हुआ फ्रेश खाना खाइए और क्वालिटी टाइम बिताइए आप लोग आपस में। परिवार में अगर 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो आपस में आप जो है कम्युनिकेट करिए, बात करिए। आजकल क्या हो रहा है कि डिजिटल जमाना है, तो लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लगे हुए हैं। 500 किलोमीटर दूर तो उन्हें पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन 5 फीट दूर जो अपने पास अपना भाई बहन या माता पिता है, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में हम बेखबर है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इंटरैक्शन जरूरी है, बॉन्डिंग जरूरी है और कोई ना कोई हॉबी जरूर इस वक्त जो है डेवलप करिए। ठीक है जी, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर रूमा जी, मैं आऊंगी आपके पास। शुभम, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने भी एक यहाँ पे जानकारी दी कि वैक्सीनेशन की गति मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन अब क्योंकि अब संक्रमण दर में अब थोड़ा सी गिरावट दर्ज की गई है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए। जो 18+ के ऊपर लोग हैं, क्या उनका वैक्सीनेशन हो रहा है? क्या अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर? इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। शुरू मध्य प्रदेश में ज़रूर हो गया है और पहले ये 1 मई से होने वाला था। सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, 24 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, मगर हमने देखा कि 5 मई से ये शुरू हो पाया और शुरू भी हुआ तो आप देखिए कि भोपाल में पहले दिन 100 लोगों को लगा, अगले दिन भी कुछ इसी तरह के हालात रहे हैं। तो ये थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। दूसरा, आप देखिए कि मध्य प्रदेश पहले 7वीं पायदान पर था देश भर में जब सबसे ज़्यादा केसेस थे।
अब ये 7वीं पायदान से खिसक कर 14वीं पायदान पर आ गया है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में कैसे से। तो एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश जो है उसमें स्थितियाँ बेहतर हुई है। जो मरीज़ 15-16 हज़ार 20 हज़ार तक पहुँच रहे थे वो 12-13 हज़ार तक सीमित है, और उस तरह का हाहाकार नहीं है जो अप्रैल के 2 सप्ताह में हमने, शुरुआती 2 सप्ताह में हमने करिश्मा देखा। जो मंजर, जो तस्वीरें देखी, लोग कितने परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। तो अब उस तरह के हालात कम से कम नहीं है कि आप अस्पतालों के बाहर जाते हैं तो पहले हम जैसे ही पहुंचते थे लोग मीडिया को हमको घेर लेते थे और इतनी सारी समस्याएं सुनाते थे कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं। मगर अब थोड़ा सा सुधार मध्य प्रदेश में ज़रूर आया है कि उस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही है। मगर एक सबसे बड़ा संकट यहाँ पर गाँवों का है, क्योंकि गाँव में अब कोरोना पैर पसार चुका है और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है करिश्मा। तो ये थोड़ा सा डराने वाला है कि अब हम शहरों में जिस तरह से संक्रमण हमने देखा, लोगों ने जान गंवाई, अब ये गाँव तक पहुँच गया और गाँव में लोग जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात यही थी करिश्मा कि पिछले वर्ष गांव में कोरोना ने ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, लोग ज़्यादा वहां पर बीमार नहीं हुए, लोग मास्क भी नहीं लगाते थे। मगर लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक अब तो पिछले वर्ष भी थे, हमें कुछ नहीं हुआ, इस वर्ष भी कुछ नहीं होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। मगर इस बार के हालात अलग है, ये स्ट्रेन अलग है, ये दूसरी लहर है, और ऐसे में अगर गाँव को नहीं संभाला गया तो स्थिति काफ़ी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, अभी हालातों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आप सभी बने रहे मेरे साथ, एक ब्रेक लिए मुझे यहाँ पे रुकना है, फिर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर एस के सक्सेना जी से भी आगे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा जारी है। डॉक्टर एस के सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब किस तरीके से देख रहे हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन और अभी के हालातों को? क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार की कोशिशें काफ़ी साबित हो रही है? हालांकि अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, ऐसा है कि जब भूचाल आता है तब व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं और फिर उनको एक साथ समेटना और व्यवस्थित करने में समय तो लगता है। और अभी जो फिगर में जो डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, ये सही है कि इसमें फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, लेकिन शने शने तैयारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जनता की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए हर कार्य किया जा रहा है। अब यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट और अपनी तैयारियां, इन दो में कितना, मतलब जिसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इस चेन में कितना बेनिफिट होता है, वो वास्तविकता में अपने को बताएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है या उसमें कोई कमी है। और अभी तो हमको ये है कि सेकेंड वेव है और अभी जैसी बात थर्ड वेव की चलती है, तो हमको ये है कि अभी यहाँ पे कोई स्टॉप होने वाली बात नहीं कि हम ये सोचे मंत्रमुग्ध हो जाएं कि अभी हमने जो किया और उसमें हमने कंट्रोल कर लिया है। अभी हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और ये आगे देखना होगा कि हम किस तरीके से इन आने वाले समय में और सेवाओं को अति उन्नत कर सकते हैं और जिससे कि मरीजों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनको दवाएं मिले, बेड मिले, ऑक्सीजन मिले
और जहाँ तक ये अब ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर में कंसंट्रेटर जो फॉरेन से आए हैं, जो सब जगह लगे हैं, आईसीयू बेड वगैरह जो बने हैं, तो नेचुरली इससे लाभ तो होगा। अब आज तो ये भी कह दिया है कि यदि आपको आरटी पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन यदि आपको सिम्टम होते हैं तो भर्ती करा जाए और उचित इलाज किया जाए। तो डेफिनेटली इसके लिए नंबर ऑफ बेड्स की काफी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है, लोग धैर्य खो रहे हैं, संयम नहीं है और अनुशासन की कमी है। जो एक चीज जो हमको पहले से करना है और आज भी करना है और करते रहना है, वो ये है कि संयम और अनुशासन, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक संयम नहीं रखेंगे, हम अनुशासन में नहीं रहेंगे कि हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, घर में आए साफ सफाई का ध्यान रखें, जब भी बाहर निकले बिना मास्क के ना निकले, डबल मास्क लगाएं और ये ध्यान रखें कि अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार तो नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज है, एक दूसरे का सहयोग अवश्य करें। ऐसा नहीं कि कोई यदि पड़ोस में आपके बीमार है तो उसका कोई यदि कोई नहीं है उनके यहाँ, तो किसी भी तरीके से उनको सारी सहायताएं पहुंचाने की कोशिश अवश्य करना चाहिए। आज हम जो भी कुछ है, जैसा भी है, उसमें भारत आत्मनिर्भरता की ओर जरूर बढ़ रहा है। जैसे आज मेडिसिन आपकी DG2 आपकी आई, तो उससे क्या है, आप यदि मान लीजिए ऑक्सीजन कमी होती है और इससे फायदा होता है, तो ये चीज वर्ल्ड को मिलेगी। वैक्सीन इंडिया ने बनाई है, कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन आज सब सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट जो है 78% इफेक्टिव। जिन लोगों को 2 डोजेज लग चुकी हैं, उन लोगों को इन्फेक्शन का रेट काफी कम है। तो ये सब चीजें जो है, ये चीजें अच्छी हैं और नेचुरली इसमें जो कोरोना वॉरियर जो काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं कि यदि ये लोग अच्छे हो रहे हैं और इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है। चलिए ठीक है, ये एक अच्छी भी बात है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही जो असावधानियां बरती गई थी, जो लापरवाहियां बरती गई थी, उसका खामियाजा आज हमारा देश भुगत रहा है। तो आगे ऐसे हालात न बने, इसलिए अभी से ही सतर्क होने की ज़रूरत है। योगी अति जी, आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि योग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, और ये सभी मानते भी हैं, जानते भी हैं कि एक बहुत बड़ा सहारा है। आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज जो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को इस मंच के माध्यम से, ताकि वो अपने घर पे करें और स्वस्थ रहें। जी करिश्मा जी, देखिए, जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है, वो व्यक्ति अभी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। सबसे पहली चीज, जो संक्रमित नहीं है उनको सूर्य नमस्कार, योग के अंदर हमारे जो सूर्य अर्घ देने को बात की जाती है, शास्त्रों में भी बताया जाता है कि सूर्य सविता को आपको सुबह उठकर जल देना है। तो हमारे योग में वही चीज सूर्य नमस्कार के द्वारा बताई जाती है कि आप सूर्य देव को नमन करें सूर्य नमस्कार के माध्यम से। तो नियमित रूप से हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसको सूर्य नमस्कार का अभ्यास डेली करना चाहिए। सूर्य नमस्कार एक ऐसी तकनीक बनाई है ऋषि मुनियों ने कि जिसमें समस्त आसनों का योग है, वो इस तरीके से बैलेंसिंग तरीके से बनाया है। उसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग भी करते हो, बैक बेंडिंग भी करते हो, हर चीज से निवारण के लिए उसमें उपाय बताए गए हैं। तो सूर्य नमस्कार तो आप नियमित अभ्यास डेली करें इसका। दूसरी चीज, अब बात आती है जो व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं उनको क्या करना है। जो व्यक्ति फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पर है, वो व्यक्ति सबसे पहले बैठकर तो आप कर ही सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी सांस उखड़ेगी या कुछ होगा, बैठिए सीधे, कमर गर्दन सीधे कीजिए, इंटरलॉक करो, फिंगर्स को ऐसे बांध लेना है, अपनी उंगलियों को सीधा खींचना है, श्वास को भरते हुए ऊपर, और उसे छोड़ देना है, एक्सेल। फिर श्वास को भरेंगे पूरा, इससे फेफड़े आपके मजबूत होंगे। दूसरी मैं आसन की प्रक्रिया बताता हूँ, इन्हें सूक्ष्म आसन बोला जाता है। श्वास को भरेंगे, फेफड़ों को फैलाएंगे, जितना एक्सपेंशन आप कर सकते हैं अपनी चेस्ट में, एक्सेल, श्वास को बाहर, श्वास भरेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे। तीसरी मुख्य क्रिया जो मैं बताना चाहता हूँ, फिंगर टिप्स को अपने अग्रभागों को उंगलियों की कंधों के ऊपर रखेंगे, इसको स्कंद घूर्णन बोला जाता है, शोल्डर रोटेशन। श्वास को भरूंगा, ऊपर की तरफ खींचूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे एक सर्कल बनाऊंगा, गोला बनाना है, बड़े से बड़ा गोला। श्वास को बाहर निकाल दिया नीचे आते समय, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे और ये नीचे।
तीसरी और चौथी प्रक्रिया का नाम लास्ट में मैं बताना चाहूंगा। दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए, इस प्रकार इंटरलॉक करेंगे, श्वास को भरें अगेन, हाथों को दोनों पीछे से भी देखिए साइड से, इसको हम ऊपर उठा रहे हैं, श्वास छोड़ दिए, हाथ नीचे। ये सूक्ष्म आसनास हैं। बात आती है प्राणायाम की। जो व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं उन लोगों के ऊपर कुछ बाउंड्रीज आ जाती हैं, लिमिटेशंस। अब उन व्यक्तियों को लंबी गहरी श्वास तो प्रत्येक व्यक्ति को लेनी चाहिए, चाहे वो स्वस्थ है या वो संक्रमित है, दोनों व्यक्ति ले सकते हैं। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, आप तब भी लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं। और उस श्वास को जितना धीमी और गहरी लोगे आप लोगों को उतना उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्राण ऊर्जा ही ऑक्सीजन ही है जो आप लंग्स में फिल कर रहे हैं। दूसरी चीज, पहला आसन का प्राणायाम का नाम बताता हूं, अनुलोम विलोम। आप नॉर्मल बहुत धीमी गति से बाईं तरफ से लीजिए और दाहिनी से छोड़ दीजिए, उसके बाद दाहिनी से श्वास को भरिए और बाएं से छोड़ दीजिए। केवल ये दो चीजें ही आप संक्रमित होने के बाद कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक भी ये घर पे रहते हैं तो ये एक्सरसाइज जरूर करें ताकि वो कोरोना से मुक्त मिले, और जो लोग संक्रमित भी हैं वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि समय की मेरे पास कमी है इसलिए माफी के साथ आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार चिंतित है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको घटाया जाए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।